Hello student, I am Hariom Narvare. Today we are starting study of efficiency of transformer. Efficiency means utilization of electrical power compared to given input power. It means किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को दी गई इलेक्ट्रिकल पावर का कितना पार्ट मशीन यूटिलाइज कर रही है। अदर वर्ड्स में इफिशियंसी आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होती है। आप इस रिलेशन को ऐसे भी बोल सकते हो, दिए गए इनपुट पावर के कंपैरिजन में जितना आउटपुट मिल रहा है उसे एक्सप्रेस करने वाले फैक्टर को इफिशियंसी कहा जाता है। अभी तक मैं आपको जो इफिशियंसी के बारे में बता रहा था ये सारी इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए वैलिड है। अब स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर सारी इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट मशीन है। मोस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में फुल लोड एफिशिएंसी 95% टू 98% की अप्रॉक्स होती है। इसका मीनिंग यह है कि ट्रांसफार्मर 95% टू 98% इनपुट पावर को यूटिलाइज कर लेता है। ओनली 2 to 5% पावर ये वेस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा पावर ये वेस्ट नहीं करता है, इसलिए इसे सबसे मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस कहा गया है। यह ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। इस इक्विवेलेंट सर्किट में R1 प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, R2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, X1 प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, X2 सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, RW कोर लॉस रेजिस्टेंस है, XM मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, E1 प्राइमरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड EMF है, E2 सेकेंडरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड EMF है, I1 प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट है, I2 सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट है, V1 सप्लाई वोल्टेज है, V2 लोड वोल्टेज। यदि आपको किसी क्वेश्चन में लोड वोल्टेज गिवन ना हो उस कंडीशन में सेकेंडरी वाइंडिंग के इंड्यूस्ड EMF को ही हम लोड वोल्टेज कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ड्रॉप होता है वो बहुत कम होता है। इस कारण से लोड वोल्टेज को इंड्यूस्ड EMF के अप्रोक्सीमेट ही कंसीडर किया जाता है और लोड के पावर फैक्टर को cos ∅2 एज्यूम करता है। ट्रांसफार्मर इफिशियंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर का रेशियो होती है, और जो इनपुट पावर होती है, आपने यहाँ से जो इनपुट पावर दी है, इस इनपुट पावर का कुछ पोर्शन इस ट्रांसफार्मर में लॉस हो जाएगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर की कोर में कुछ पोर्शन लॉस हो जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन इस लोड को मिल जाएगा। इसलिए इनपुट पावर को क्या बोला जा सकता है? लॉसेस प्लस आउटपुट पावर, क्योंकि जब इनपुट पावर देंगे आप तो कुछ पोर्शन इस ट्रांसफार्मर के पार्ट्स में लॉसेस हो जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट लोड को मिलेगा। इसलिए हम इनपुट पावर इक्वल टू लॉसेस प्लस आउटपुट पावर बोल सकते। तो इनपुट पावर की प्लेस पे मैं आउटपुट प्लस लॉसेस पुट कर देता हूँ अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस इन प्लेस ऑफ इनपुट पावर। यदि आपको ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी चाहिए तो बस आपको दो कंटेंट निकालना है, एक तो आउटपुट पावर और दूसरा लॉसेस। यदि आपने दोनों पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर लिया तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हमें मिल जाएगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन स्टार नाम देते हैं। फर्स्ट लॉसेस की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर में मेजरली दो प्रकार के लॉस होते हैं, नंबर 1 कोर लॉस, नंबर 2 कॉपर लॉस। कोर लॉस कांस्टेंट लॉसेस भी कहलाते हैं, क्योंकि ये लोड की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होते हैं। लोड कम ज्यादा हो उससे इस लॉस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कोर लॉस वोल्टेज डिपेंडेंट होता है। यदि वोल्टेज में वेरिएशन करोगे तब कोर लॉस वेरी होगा, इसलिए लोड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस होता है। इस लॉस को I² और लॉस भी कहा जाता है। जब मैंने आपको ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट समझाया था उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 1, जब हमने सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में शिफ्ट कर दिया उस कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 1 हो गया था, और जब प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी वाइंडिंग में शिफ्ट कर दिया था उस कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 2। इसे प्राइमरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहेंगे, इसे सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। ये टोटल रेजिस्टेंस है ये ट्रांसफार्मर का, बट ये प्राइमरी साइड में जब शिफ्ट करेंगे तब, और ये जब सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करेंगे तब सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। आप प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट सर्किट वाला मेरा लेक्चर प्रेफर कर लो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जहां मैंने शिफ्ट करना सिखाया है प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड में और सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में। तब टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? यदि प्राइमरी साइड में शिफ्ट किया है तब टोटल कॉपर लॉस I1² R1 इक्विवेलेंट, और जब सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करेंगे तब टोटल कॉपर लॉस I2² R इक्विवेलेंट 2। ये दोनों टोटल कॉपर लॉस। आप दोनों में से कोई भी एक वैल्यू प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर होगी। अब यहाँ देखिए टोटल कॉपर लॉस करंट की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। क्यों इसे वेरिएबल लॉस कह रहा हूँ मैं? इसका रीजन है कि ये करंट पर डिपेंडेंट होता है और करंट की वैल्यू लोड पर डिपेंडेंट होती है। जितना ज्यादा लोड लगाएंगे उतना ज्यादा करंट की डिमांड रहेगी, इसलिए कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस कहा जाता है, क्योंकि लोड वेरी होते रहता है जिससे कि करंट वेरी होगा और जिससे ट्रांसफार्मर में होने वाला कॉपर लॉस भी वेरी होगा, इसलिए इसे वेरिएबल लॉस कहा गया है। अभी यहाँ हम कॉपर लॉस की बात कर रहे हैं और टोटल कॉपर लॉस इतना होता है। कॉपर लॉस करंट की वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है और करंट की वैल्यू लोड पर डिपेंडेंट होती है। आप देखिए यदि फुल लोड है, मीन्स ट्रांसफार्मर में फुल लोड लगा हुआ है, जिसके लिए हमने ट्रांसफार्मर डिजाइन किया था, ऐसा फुल लोड लगा हुआ है, उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा वो भी फुल लोड करंट फ्लो होगा। ये I1 फुल लोड करंट और सेकेंडरी वाइंडिंग में फुल लोड करंट I2 फ्लो
होगा। लेकिन यदि मैं लोड को हाफ कर दूं, हाफ ऑफ फुल लोड, मीन्स हाफ ऑफ फुल लोड को हाफ लोड भी कहा जा सकता है। यदि ट्रांसफार्मर का लोड आधा हो जाए तब दोनों वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट भी हाफ हाफ हो जाएगा। यदि लोड 3/4 ऑफ फुल लोड हो गया तब करंट भी 3/4 हो जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग का। फुल लोड की कंडीशन में I1 फ्लो हो रहा था, तो यदि लोड 3/4 हो जाएगा तो करंट भी फुल लोड का 3/4 हो जाएगा, दोनों वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में भी और सेकेंडरी वाइंडिंग में। से ऐसा लिखो तो बेटर हो, 1/2। यदि X फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड हुआ उस कंडीशन में फुल लोड का X इंटू I1 और सेकेंडरी साइड का करंट X इंटू I2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हाफ ऑफ फुल लोड था तो करंट भी हाफ ऑफ I1 हो गया था, हाफ ऑफ I2 हो गया था। जब 3/4 था फुल लोड था उस कंडीशन में करंट भी फुल लोड का 3/4 हो गया था, दोनों साइड। उसी प्रकार से यदि X फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड हुआ तो करंट भी फुल लोड का X फ्रैक्शन हो जाएगा दोनों साइड में। यदि फुल लोड हुआ तो यहाँ तो I1 ही आएगा, लेकिन यदि हाफ फुल लोड हो गया तो I1 की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1/2 I1। यदि 3/4 ऑफ फुल लोड हुआ तो I1 की प्लेस पे 3/4 I1 आ जाएगा। यदि X फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड हुआ तो I1 की प्लेस पे X इंटू I1 आ जाएगा। चलो हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि X फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड है। जब X फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड है तब एक कॉपर लॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की प्लेस पे X I1 आ जाएगा का स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट 1, तो यहाँ हो जाएगा X स्क्वायर इंटू I1 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 1। यहाँ पुट करके देखते हैं, I2 की वैल्यू X I2 हो जाएगी एक फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड पर, तो I2 की प्लेस पर एक इंटू I2 आ जाएगा क्योंकि X फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड है, स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट 2। तब यहाँ पर X स्क्वायर I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। यदि टोटल कॉपर लॉस को WCU मान लूँ तब क्या हो रहा है? यहाँ X स्क्वायर WCU हो गया, यहाँ भी X स्क्वायर WCU हो गया, क्योंकि यहाँ 2 बार करंट आ रहा है इसलिए 2 बार X का मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसे चेंजेस आ जाए यदि X फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड हुआ। अब यहाँ हमने लॉसेस फाइंड आउट कर लिया है, कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आउटपुट पावर कैलकुलेट करना है, इसे भी कैलकुलेट करते हैं। आउटपुट पावर कहाँ मिलेगी हमें? लोड में, मीन्स लोड पावर। और लोड की जो पावर होती है वो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर होगी। इस लोड के ऊपर V2 वोल्टेज एज्यूम करते हैं, तब लोड की पावर चाहिए तो लोड का ही वोल्टेज भी चाहिए हमें। लोड का वोल्टेज V2 है, लोड में करंट कितना फ्लो होगा? I2 करंट फ्लो होगा, तब करंट I2 आ जाएगा। वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर होता है यहाँ पावर, और लोड का पावर फैक्टर cos ∅2 एज्यूम किया हमने। लेकिन ये आउटपुट पावर फुल लोड की कंडीशन में है, क्योंकि जब फुल लोड है तो I2 करंट फ्लो हो रहा था सेकेंडरी साइड में। लेकिन यदि हाफ ऑफ फुल लोड हो गया, मतलब हाफ लोड की कंडीशन अगर क्रिएट हुई तो यहाँ I2 करंट नहीं फ्लो होगा, फिर यहाँ 1/2 I2 करंट फ्लो होगा। वोल्टेज एज इट इज रहेगा क्योंकि वोल्टेज लोड की वैल्यू से इंडिपेंडेंट होता है, और पावर फैक्टर cos ∅2 रहेगा। यदि 3/4 ऑफ फुल लोड होगा तो करंट भी 3/4 ऑफ ∅2 हो जाएगा फुल लोड करंट का। वोल्टेज एज इट इज, पावर फैक्टर एज इट इज। अब हमारे पास आउटपुट पावर भी आ गया और लॉसेस भी आ गए। तब ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी ईटा से इंडिकेट करेंगे। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। आउटपुट पावर फुल लोड की कंडीशन मान के चलते हैं, ये फुल लोड की कंडीशन है, ये हाफ लोड की कंडीशन है, ये 3/4 ऑफ फुल लोड है। यदि X फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड होता तब यहाँ 3/4 की प्लेस पे X आ जाता, V2 इंटू I2 इंटू cos ∅2, मीन्स करंट को रिप्लेस करके X I2 पुट कर देना। देन इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। फुल लोड की कंडीशन मान के चलते हैं, तब आउटपुट पावर V2 I2 cos ∅2 हो जाएगी। आउटपुट पावर V2 I2 cos ∅2। लॉसेस आयरन लॉस और कॉपर लॉस का कॉम्बिनेशन होता है, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ये तो कांस्टेंट लॉस होता है, ये चेंज नहीं होता है। कॉपर लॉस I1 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 1 या फिर I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2 के बराबर होता है। यदि X फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड हुआ तब I2 की प्लेस पे X I2 आ जाएगा का स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2। यदि हाफ फुल लोड हुआ तो I2 की प्लेस पे 1/2 इंटू I2 का होल स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2। ऐसी वैल्यू आ जाए। अब ट्रांसफार्मर इफिशियंसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इन 25 kVA, जब भी आपको kVA या फिर वोल्ट एम्पियर यदि आपको कहीं रेटिंग दिखे तो इसे एपरेंट पावर रेटिंग कहा जाता है ट्रांसफार्मर। और इसकी वैल्यू प्राइमरी वाइंडिंग के EMF और प्राइमरी वाइंडिंग के करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, या इसकी वैल्यू प्राइमरी या इसकी वैल्यू सेकेंडरी वाइंडिंग के EMF और सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट के बराबर होती है। और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की पावर और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर इक्वल होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2000/200 वोल्ट, जब भी आपको ऐसे रेटिंग दिखे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग का EMF है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का EMF। पावर ट्रांसफार्मर, द आयरन लॉस एंड फुल लोड कॉपर लॉस आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में हमें आयरन लॉस गिवन है और कॉपर लॉस भी गिवन है फुल लोड का। कैलकुलेट द इफिशियंसी हमें कैलकुलेट करना है यूनिटी पावर फैक्टर पे, मतलब जब पावर फैक्टर 1 हो तब। इस पहला केस लेते हैं, फुल लोड पर इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। ये इफिशियंसी का फार्मूला है आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। आउटपुट पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर। आउटपुट हमें सेकेंडरी साइड में मिलता है, इसलिए वोल्टेज भी हम सेकेंडरी साइड का लेंगे। अब जनरली आउटपुट पावर क्या होती है? लोड की पावर,
इसलिए लोड का वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी लोड का वोल्टेज गिवन नहीं है, इसलिए हम सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को ही लोड का वोल्टेज कंसिडर करेंगे। अगर वो स्पेसिफिकली हमें अगर लोड का वोल्टेज दे देता तब हम लोड के वोल्टेज को कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ लोड का वोल्टेज गिवन नहीं है, इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा वही लोड के अक्रॉस अपेयर हो रहा है, उसमें होने वाले ड्रॉप को हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है हमें। फर्स्ट कंडीशन इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं एट फुल लोड, ये फार्मूले का यूज करते हैं। अब फर्स्ट केस में फुल लोड पर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट चाहिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट गिवन है, ये देखिए 25 kVA, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट का प्रोडक्ट है। अब हमारा जो लोड है वो सेकेंडरी साइड में लगा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी साइड को कंसिडर कर रहे हैं हम, इसलिए वोल्टेज इंटू करंट का प्रोडक्ट E2 इंटू I2 का प्रोडक्ट 25 kVA ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये लीजिए 25 kVA। अब यहाँ kVA गिवन है, तो kVA को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, K मीन्स किलो, किलो मीन्स 10 की पावर 3, 25 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट एम्पियर, K हटा दिया हमने यहाँ से। पावर फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है यूनिटी पावर फैक्टर अपॉन वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट अगेन 25 kVA, 25 इंटू 10 की पावर 3 इंटू पावर फैक्टर 1 प्लस लॉसेस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, आयरन लॉस क्वेश्चन में गिवन है 350 वाट, कॉपर लॉस फुल लोड का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 400 वाट। हम फुल लोड एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए कॉपर लॉस भी फुल लोड ही कंसिडर करेंगे। बस इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू E2 इंटू I2 की वैल्यू है, ये पावर फैक्टर की वैल्यू है, ये E2 I2, ये पावर फैक्टर, ये आयरन लॉस, ये कॉपर लॉस की वैल्यू है, जो कि I2 स्क्वायर आर इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी साइड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, आर इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी वाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बस आप इसे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, फुल लोड एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। तब यहाँ एफिशिएंसी 0.9708 आ जाएगी, लेकिन यदि हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी चाहिए तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 97.08% एफिशिएंसी इसकी मिल जाएगी। अब सेकंड केस कंसिडर करते हैं, हाफ लोड पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। जब हाफ लोड पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, उस कंडीशन में करंट हाफ हो जाएगा। मैंने आपको यही तो सिखाया कि जब हाफ लोड की कंडीशन क्रिएट हो तो अगर I2 करंट पहले फ्लो होगा तो हाफ लोड की कंडीशन में आधा करंट फ्लो होगा। यदि 3/4 ऑफ लोड है तो 3/4 I2 हो जाएगा। यदि x फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड करंट हुआ तो x I2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में गिवन है हाफ लोड, तो जहां करंट है वो कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यदि मैं इसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं करंट में, तो इस टर्म में भी हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ कॉपर लॉस देखिए I2 स्क्वायर आर इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँ, I2 स्क्वायर है इसलिए 1/2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ओवरऑल टर्म्स, क्योंकि I2 दो बार है, इसलिए I2 की प्लेस पे अगर मैं x I2 पुट करूँ या 1/2 I2 पुट करूँ और इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट दो बार आ रहा है। यहाँ भी I2 टर्म्स है, इसलिए यहाँ भी 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि करंट हमारा हाफ हो जाएगा, इसलिए I2 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ भी 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब हाफ लोड फॉर इफिशियंसी 96.52% होगी। यदि ट्रांसफार्मर में इस प्रकार से रेटिंग दी हो 500 वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर, किलो का मीन्स होता है 10 की पावर 3, मेगा का मीन्स होता है 10 की पावर 6। अगर इस प्रकार से रेटिंग दी हो तो इसकी वैल्यू E1 इंटू I1 E2 इंटू I2 के इक्वल होती है। दोनों साइड की पावर बराबर होती है, प्राइमरी साइड की पावर और सेकेंडरी साइड की पावर। और 50 वोल्ट बाय 100 वोल्ट ये प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ है और सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ। अब इसकी हेल्प से हम I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए आप, E1 I1 इक्वल टू 500 वोल्ट एम्पियर, E1 की वैल्यू 50 वोल्ट, I1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 500 वोल्ट एम्पियर, तब I1 की वैल्यू हो जाएगी 500 वोल्ट एम्पियर अपॉन 50 वोल्ट। 10 वोल्ट से ये 10 बार कट जाएगा तो 10 एम्पियर आ जाएगा। सिमिलरली अगर I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो E2 I2 किसके बराबर है, 500 वोल्ट एम्पियर के इक्वल है। E2 की वैल्यू 100 वोल्ट गिवन है, I2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तब यहाँ I2 की वैल्यू 500 वोल्ट एम्पियर अपॉन 100 वोल्ट, ये कट जाएगा 5 टाइम, 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग। मैं आपको प्राइमरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बता चुका हूँ। एक बार और देखते हैं। यहाँ देखिए ये ट्रांसफार्मर का सर्किट है, मुझे सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तब मुझे इस 4 ओम को सेकेंडरी साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा और ट्रांसफर करने के लिए हमें इन दोनों का रेशो निकालना होगा। इन दोनों का जो रेशो है 100/50, बड़ी टर्म अपॉन छोटी टर्म कर देते हैं तो 2 आ जाएगा। 100/50 करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर LV साइड पैरामीटर को HV साइड भिजवाना है मुझे। अब देखिए LV साइड जो होता है ज्यादा करंट का फ्लो होता है, इसलिए इस 4 ओम में ज्यादा
पावर लॉस होगा। जब इस 4 ओम को एज इट इज उठाकर सेकेंडरी साइड में मैं रख दूंगा, उस कंडीशन में क्या उतना ही लॉस होगा जितना इस साइड हो रहा था, क्योंकि इस साइड लो वोल्टेज साइड है, ज्यादा करंट फ्लो हो रहा था, इसलिए इस साइड ज्यादा पावर लॉस हो रहा है। और जब ये एचवी साइड आ जाएगा तो एचवी साइड कम करंट का फ्लो होता है, तो इस 4 ओम में उतना ही लॉस नहीं हो पाएगा जितना इस साइड हो रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि जब एचवी साइड भिजवाऊं तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूं, जिससे उतना ही लॉस हो जितना इस साइड हो रहा है। मैंने शिफ्टिंग में बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझाया। तो लॉस ज्यादा कब होगा, जब इस 4 ओम की वैल्यू बढ़ जाएगी। 4 ओम की वैल्यू बढ़ाने के लिए इन दोनों का जो रेशो है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों करते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब मैंने आपको शिफ्टिंग करना सिखाया था उस लेक्चर को प्रेफर कीजिए और क्लियर हो जाएगा। आप सिस्टमेटिक अगर मेरे लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको आगे के लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो गया 4 × 4 60 मीन्स आर इक्विवेलेंट टू कितना आ गया मेरे पास 21 हो। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ 50 kVA, ये E1 और I1 की वैल्यू है, या फिर E2 और I2 की वैल्यू। आगे 6600/220 वोल्ट, ये E1 की वैल्यू है, ये E2 की वैल्यू है। ट्रांसफार्मर हैव रेजिस्टेंस 7.8 ओम एंड 0.0085 ओम रेस्पेक्टिवली। मींस ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, आगे एंड फुल लोड कोर लॉस इज 650 वाट। फुल लोड कोर लॉस क्वेश्चन में गिवन है, मींस आयरन लॉस है, और आयरन लॉस तो कोई भी लोड हो एक समान ही रहता है क्योंकि कांस्टेंट लॉस होता है। देन कैलकुलेट इफिशिएंसी, इफिशिएंसी पूछ रहा है। हम फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। इफिशिएंसी एट फुल लोड। इफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। लॉसेस भी दो होते हैं, आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। आउटपुट पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। वोल्टेज और करेंट, वोल्टेज इंटू करेंट E2 इंटू I2 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 50 kVA, तो E2 I2 की प्लेस पे 50 kVA पुट कर देंगे। पावर फैक्टर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 1 कंसिडर कर लेते हैं। मींस मेरे पास E2 I2 भी है, आउटपुट पावर की टर्म है। आयरन लॉस क्वेश्चन में गिवन है 650 वाट। आउटपुट पावर E2 I2 की वैल्यू 50 kVA ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मींस 50 × 10 की पावर 3 वोल्ट एम्पियर, 50 × 10 की पावर 3 वोल्ट एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन में कॉपर लॉस गिवन नहीं है, बस कॉपर लॉस फाइंड आउट कीजिए, आपको इफिशिएंसी मिल जाएगी। कॉपर लॉस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कॉपर लॉस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, I1 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 1 इक्वल्स टू I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2। तो मुझे I2 करंट फाइंड आउट करना है और R इक्विवेलेंट 2 फाइंड आउट करना है। करता है यदि I2 करंट मुझे फाइंड आउट करना है, 20 वोल्ट I2 की वैल्यू मुझे चाहिए 50 × 10 की पावर 3 वोल्ट एम्पियर। यहाँ से I2 निकल जाएगा 50 × 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को मैं 1000 लिख सकता हूँ अपॉन 220, 0 से 0 के 500। I2 की वैल्यू 227.27 एम्पियर। कॉपर लॉस निकालने के लिए I2 तो मेरे पास आ गया है, लेकिन R इक्विवेलेंट 2 मुझे फाइंड आउट करना है। I2 की वैल्यू निकालने के लिए ये ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग 6600/220 वोल्ट, 6600/220 वोल्ट। इसकी रेटिंग क्वेश्चन में गिवन है 50 kVA, 50 kVA। इन दोनों का जब रेशो निकालेंगे तो बड़ी टर्म से छोटी टर्म को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 30 आ जाएगा। इन दोनों को रेशो की वैल्यू 30 आ जाएगी। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 7.8 ओम। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.0085, 0.0085 ओम। अब मुझे R इक्विवेलेंट 2 चाहिए, सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, तो इसलिए इस प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन देखिए ये हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है। हम जानते हैं हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है और लो वोल्टेज साइड ज्यादा करंट फ्लो होता है। जब हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है तो 7.8 ओम के रेजिस्टेंस में भी कम पावर लॉस होगा। जब 7.8 ओम को आप डायरेक्टली अगर उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो LV साइड ज्यादा करंट फ्लो होता है, इसलिए इसमें ज्यादा पावर लॉस होगा, जो कि गलत हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर देते हो 30 स्क्वायर से, यदि इस वैल्यू को आप डिवाइड कर देते हो तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे कि पावर लॉस भी कम हो जाएगा। आप शिफ्टिंग वाला लेक्चर प्रेफर कर लीजिए जहां मैंने रेजिस्टेंस को शिफ्ट करना सिखाया है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तो सिर्फ इतना देखिए कि पावर लॉस उतना ही होना चाहिए। मेरी सिंपल सी थ्योरी है कि जब 7.8 ओम को LV साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो LV साइड ज्यादा करंट फ्लो होने के कारण यहाँ ज्यादा पावर लॉस होगा, इसलिए ज्यादा पावर लॉस ना हो उसके लिए आप 30 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इसकी वैल्यू 0.0086 ओम हो जाएगी। तब सेकेंडरी वाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसी को R इक्विवेलेंट 2 कहेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0085 को 0.0086 से ऐड कर देंगे, तब R इक्विवेलेंट 2 की वैल्यू 0.0171 ओम हो जाएगी। अब मेरे पास I2 भी आ चुका है, R इक्विवेलेंट 2 भी आ गया है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपको कॉपर लॉस मिल जाएगा। तब कॉपर लॉस इक्वल्स टू I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2, I2 की वैल्यू 227.27 का स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2 0.0171 883.24 वाट हो जाएगी। अब वापस से इफिशिएंसी के फार्मूले पे आते हैं। यहाँ मेरे पास सब कुछ सारी
सारी वैल्यू थी, बस कॉपर लॉस की प्लेस पे 883.24 वॉट की वैल्यू पुट कर दूंगा, 883.24 वॉट। अब इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास फुल लोड इफिशियंसी आ जाएगी। तब इफिशियंसी 97.02% फाइंड आउट होगी। सेकेंड केस, यदि 3/4 ऑफ फुल लोड की कंडीशन क्रिएट हो जाए तो करंट भी 3/4 हो जाएगा, इसलिए बहुत इजी है। बस यहाँ पे आप 3/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी आप 3/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट में। या कॉपर लॉस में 2 बार करंट आता है, इसलिए 3/4 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब हमारे पास जो नई इफिशियंसी आएगी, तब न्यू इफिशियंसी 97.03% आ जाएगी। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 फिनिश करते हैं। इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म रिमेनिंग है जो कि हम ट्रांसफार्मर पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।